तो डाउटनट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? व्यावहारिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद हमने निर्देशांक पद्धति या जिसे हम कार्तीय पद्धति भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा। देन इसके बाद हमने तल में एक बिंदु आलेखित करना सीखा जबकि इसके हमें निर्देशांक दिए हुए हों। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं सवाल। सबसे पहले तो बेटा एक बार दोहरान कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले हमें रेने दकार्ते जी ने बताया था। रेने दकार्ते जी ने हमें ये बताया था कि भाई देखो, एक होती है हमारी क्षैतिज संख्या रेखा जिसे हम कहते हैं क्या? एक्स अक्ष। और एक होती है हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, ये हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है। तो इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। ओके, ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। इसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने ये सीखा था कि भाई जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु यानी कि 0 0 कहते हैं। ये मूल बिंदु होता है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर होता है, इस पूरे एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसके निर्देशांक किस रूप में होते हैं? जो बिंदु एक्स अक्ष पर होता है उसके निर्देशांक x, 0 रूप के होते हैं। x, 0 रूप के होते हैं। और जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है उसके निर्देशांक 0, y रूप के होते हैं। x, 0 रूप, और ये होता है 0, y रूप, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, x, 0 रूप, y, 0 रूप। अब अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके दोनों निर्देशांक चिन्ह कैसे होंगे? प्लस प्लस। कोई अगर द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका x निर्देशांक कैसा होगा? माइनस का या प्लस का? माइनस का। और y कैसा होगा? प्लस का होगा। अगर तीसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? x होता है बेटा माइनस का, y होता है माइनस का। और अगर चौथे चतुर्थांश की बात की जाए तो चौथे चतुर्थांश में x कैसा होता है? प्लस का, और y कैसा होता है? माइनस का। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो समीकरणें किसके समांतर होती हैं, वे रेखाएं या जो रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं उनका समीकरण y बराबर 0 होता है। जो समीकरणें या जो रेखाएं क्या होती हैं? y अक्ष के समांतर होती हैं उनके समीकरण x बराबर 0 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सवाल के बारे में। प्रैक्टिस करते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आलेख कागज पर, आलेख कागज का पर मतलब यानी कि ग्राफ पेपर पर। आलेख कागज का मतलब क्या है? ग्राफ पेपर पर, ठीक है। ग्राफ पेपर पर बिंदु 2, 4 को कार्तीय तल में आलेखित कीजिए, ठीक है। और अब x अक्ष और y अक्ष में p के क्या कीजिए? परावर्तनों को आलेखित कीजिए। बेटा परावर्तनों का क्या मतलब होता है? ये जो शब्द है परावर्तनों, परावर्तनों शब्द का मतलब क्या है? परावर्तनों शब्द का मतलब ये है कि आपको उसकी एक तरह से मिरर इमेज बतानी है। यानी कि अगर आप बीच में शीशा रख दो, बीच में दर्पण रख दो, तो दर्पण रखने से उसकी जो छाया है, उसकी जो इमेज है, जो उसका प्रतिबिंब है, वो कहाँ आएगा, कहाँ बनेगा, आपको एक तरह से ये देखना होगा, ठीक है। चलो वो भी सीखेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? आलेखित कीजिए तथा इन्हें क्रमशः Q और R से व्यक्त कीजिए। जो x अक्ष पर दिखाओगे, x अक्ष में जो दिखाओगे वो होगा Q, और जो R से मतलब जो y अक्ष में आप दिखाओगे प्रतिबिंब उसको नाम देना R से। वो होंगे वैसे बिंदु ही। देखो मेरा जो प्रतिबिंब होगा वो मैं ही तो होऊंगा, तो बिंदु का प्रतिबिंब भी तो क्या होगा? बिंदु ही होगा। एक गाय का प्रतिबिंब बनाओगे तो वो गाय ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि गाय का बंदर बन जाएगा।
या अगर किसी बिल्ली का प्रतिबिंब बनाओगे तो वो कुत्ता बन जाएगा, जो है वो वही रहेगा, प्रतिबिंब में तो वही रहेगा ना। तो वही चीज है, अगर हम किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो भी बिंदु ही रहेगा। तो ये जो Q और R हैं ये भी क्या रहेंगे बेटा, बिंदु ही रहेंगे। आगे बोल रहे हैं इस प्रकार बने त्रिभुज के, है ना, इस प्रकार बने त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। इस तरीके से जो त्रिभुज बनता है उसके प्रकार का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं। बेसिकली ग्राफ पेपर कुछ नहीं है, आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको वाई अक्ष बना देना है, यानी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। फिर आप बना दीजिए क्षैतिज अक्ष, ये लीजिए, ये हो गया आपका क्षैतिज अक्ष। इसे आप कह सकते हैं एक्स अक्ष, इसे आप एक्स अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब इन पर संख्याएं लिख लेते हैं। अब इन पर क्या लिख लेते हैं, संख्याएं। देखिए बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 0 0, बिल्कुल बीचों बीच में होता है मूल बिंदु 0 0। जब इसके आगे चलेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास आएगा 1, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, 4 तक ही ले देते हैं। ठीक है, बाईं तरफ चलते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है, फिर यहाँ माइनस का 2, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस के 4। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ चलते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, और ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस के 4। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी लिख लेते हैं बराबर बराबर दूरी पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा आपका 3, फिर ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलो अब पहला बिंदु देखो, हमें दर्शाना जो है वो क्या है, बिंदु 2,4 कार्तीय तल में आलेखित कीजिए। ठीक है, और अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में P के परावर्तनों, ये आपका बिंदु P है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका बिंदु P है। P के निर्देशांक क्या है, 2,4, यानी एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर कितना, 4। एक्स अक्ष पर कितना है, 2, और वाई अक्ष पर कितना है, 4। देखो एक्स अक्ष पर तो 2 ये रहा, ऐसे चले, और वाई अक्ष पर कितना है, 4, तो ये ऐसे चले। ठीक है, तो ये यहां पर कटान होगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा। यहां पर आपका कौन सा बिंदु होगा, ये 2,4, ये है आपका P, ये आपका P है, P बिंदु 2,4। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि जो ये आपका x, जो आपने ये बिंदु दिखाया है, इसका x अक्ष में भी और इसका y अक्ष में भी, दोनों में आपको इसका क्या दिखाना है, प्रतिबिंब, यानी कि परावर्तन दिखाना है। बेटा परावर्तन का मतलब, परावर्तन किससे होता है, दर्पण से ही तो होता है, शीशे से ही तो होता है कि नहीं, बोलो। तो वही चीज है, तो यहां पर परावर्तन के लिए क्या किया गया है, ये जो अब देखो इसका, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये है ना, ये तो एक दाईं तरफ एक्स अक्ष के हो गया, अब एक एक्स अक्ष के बाईं तरफ रखेंगे। अगर मान लो मैं ऐसे यहाँ बीच में दर्पण रख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे शीशा रख दूंगा तो क्या होगा, ये यहां पर है तो ये यहां पर आएगा, ये अगर यहां पर है तो ये यहां पर कहीं पर आएगा ना, बताओ। इसका मतलब ये यहां कहीं पर होगा, इस जगह पर। ये अगर बीच में शीशा रखूंगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहां आएगा। अब इस पर जरा नीचे आते हैं, तो नीचे आए तो कहां पर आ गए, -2 पर, और अगर ऐसे गए तो कहां पर आ गए, 4 पर आ गए। ठीक है, अब बेटा अगर मुझे इसका y अक्ष में प्रतिबिंब चाहिए, देखो ये है y अक्ष आपका, ये पूरा ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे नीचे की तरफ। आप यहां, अब इसके यहां ऐसे रखेंगे दर्पण को, जो शीशा है उस शीशे को आप ऐसे रख दोगे इस तरीके से। जब इस तरीके से आप शीशे को रखोगे तो ये जो बिंदु है इसका दर्पण प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा, नीचे। ऊपर की तरफ बिंदु है तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा ना, नीचे की तरफ, जब ऐसे रखोगे शीशा बीच में। ठीक है, तो ये बिंदु अगर यहां पर है तो ये आपका यहां कहीं पर आएगा, इस जगह पर।
है कि नहीं, ये यहां पर है तो इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर आएगा, इस जगह पर देखो ये। तो अगर मैं इसके ऐसे ऊपर की तरफ चलूं तो ये कहां पर आ गए, देखो ये तो वही 2 पर आ गए, और अगर इधर की तरफ चलूंगा तो देखो ये कहां पर आ जाएंगे, ये यहां पर आ जाएंगे -4। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, अब आपको तीनों शीर्ष दिखाई दे गए। तो जो आपने एक्स अक्ष में प्रतिबिंब निकाला है उसको इन्होंने क्या नाम देने के लिए बोला है कि जो आपने एक्स अक्ष में प्रतिबिंब निकाला है उसको आप क्या नाम दे दीजिए, क्रमशः क्यू, उसको क्यू नाम दीजिए। और जो आपने वाई अक्ष में निकाला है प्रतिबिंब उसको आर से व्यक्त करिए, उस बिंदु को किससे व्यक्त करिए, आर से व्यक्त करिए। तो देखो पी था तो इसका हमने यहाँ पर ये जो निकाला ये हो जाएगा क्यू, और ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा इसका आर। ठीक है, अब इनको मिला दो, अब पी क्यू आर को मिला दीजिए। देखिए उन्होंने क्या बोला है, इस प्रकार बने त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। इस प्रकार जो त्रिभुज बनता है, तो देखो यहां पी से आप किसको मिला दो, आर को मिला दो। देखिए पी से आर को मिला रहे हैं, ये मिला दिया, पी से आर को मिला दिया। उसके बाद अब क्या करो, क्यू से आर को मिला दो। क्यू से किसको मिलाओ, आर को मिलाओ। ठीक है, क्यू से आर को मिलाते हैं। ये लो, ठीक है, और फिर यहां से यहां ये लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको, बताओ जल्दी से, सबको आ रहा है ना समझ में। इसको दोबारा मिला देते हैं भाई, क्यू से आर को दोबारा मिला देते हैं। ये लीजिए, क्यू से आर को हमने दोबारा मिला दिया, तो आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे गया। त्रिभुज दिखाई दे रहा है सबको। अब बताओ बेटा ये कैसा त्रिभुज है, जल्दी से बता दो ये त्रिभुज कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये तो एकदम ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये तो एकदम ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसका मतलब ये जो कोण P होगा, ये कोण P कैसा कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। और इसकी ये वाली भुजा अलग है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 4 और 4, यानी कि ये वाली लंबाई है 8, और ये वाली लंबाई कुछ और है, क्योंकि ये कर्ण भुजा होगी तो ये तो सबसे बड़ी होगी। और ये वाली कितनी है, देखो ये है 2 और 2, ये 2 है, ये 2 है, यानी कि 6। ये 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 6। ये हो जाएगी आपकी 8, सॉरी 6 कह रहा हूं, ये 2 है और ये 2 है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 4। और ये है आपकी 4 और ये है 4, ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8। ये वाली सबसे बड़ी भुजा होगी। तो ये आपको एक ऐसा त्रिभुज मिल रहा है, ये आपको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो इसको हम नाम देंगे समकोण त्रिभुज है। और बेटा तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज है। देखो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज में ये होता है कि जो तीनों भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, ये वाला कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम बाहु। देखो 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 और 4 8 हो गई इसकी लंबाई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो इस वाली भुजा की लंबाई हो गई 4, और ये तो सबसे बड़ी होगी, तो इसका मतलब तीनों अलग अलग हो गई ना। ये चीज है, समझ में आया सबको, सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये बोल रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो इस प्रकार है। आपको बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जिसके बारे में आपको जानकारियां दी गई हैं। क्या क्या जानकारी दी गई है भाई, आपको बोला जा रहा है कि कोटि जो है वो -5 है और y अक्ष पर स्थित है। अब सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपका कोई बिंदु P होता है तो उसके लिए पहले हम उसका x निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उसका y निर्देशांक लिखते हैं, यही होता है।
पहले x लिखते हैं और फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो बेटा x को हम क्या कहते हैं? बिंदु का भुज कहते हैं। x निर्देशांक को कहते हैं बिंदु का भुज, और y निर्देशांक को क्या कहते हैं? बिंदु की कोटि। y निर्देशांक को क्या कहते हैं? बिंदु की कोटि कहते हैं। तो यहां पर आपको कोटि दी गई है -5, यानी y निर्देशांक दिया गया है, और उन्होंने ये बोला है कि बिंदु कहां पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। बेटा जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है उसके निर्देशांक किस रूप के होते हैं? बताएं जल्दी से, पहले वाले के लिए बताइए। चूंकि बिंदु किस पर है? y अक्ष पर है, y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे चूंकि बिंदु किस पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है, इसलिए निर्देशांक किस रूप में होंगे? बताओ, उस बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे? उस बिंदु के निर्देशांक 0, y रूप के होंगे। आई बात समझ में? क्योंकि बिंदु किस पर है? y अक्ष पर है, तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, x निर्देशांक 0 होगा, और वो y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो 0, y रूप के होंगे। अब यहां पर उन्होंने कोटि दी हुई है -5। कोटि कितनी दी है? -5। बेटा कोटि होती क्या है? कोटि होती है बिंदु का y निर्देशांक। तो यानी आपको कोटि का मतलब क्या हुआ? कोटि का मतलब हुआ y, वो आपको कितना दिया है? -5 दिया है। बताओ बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो भाई बिंदु कितना हो जाएगा? बिंदु आपके पास हो जाएगा बेटा 0, -5। बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -5। ओके, चलिए सेकंड वाला देखते हैं बेटा। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में कहा जा रहा है कि x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर है। अब देखो, जो आपका बिंदु है ना, वो x अक्ष पर भी है और वो बिंदु y अक्ष पर भी है। ऐसा वो कौन सा बिंदु है? ऐसा अनोखा सा बिंदु कौन है? वो जो अनोखा बिंदु है वो होगा बेटा आपका मूल बिंदु। क्योंकि देखो, जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होते हैं, ध्यान से देखो, जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होते हैं बेटा, उसके निर्देशांक होते हैं x, 0 रूप के। उसके निर्देशांक x, 0 रूप के होते हैं। और जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होते हैं, जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होते हैं बेटा, उसके निर्देशांक किस रूप में होते हैं? 0, y रूप के होते हैं। अब देखो, आपका जो बिंदु है वो x अक्ष पर भी है और वो y अक्ष पर भी है। अगर वो x अक्ष पर है तो उसका y 0 होगा, और अगर वो y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक भी 0 होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई उसका x भी 0 है और उसका y निर्देशांक भी 0 है। इस वाली बात से तो उसका y निर्देशांक 0 हो गया, क्योंकि बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो इसलिए उसका x निर्देशांक भी 0 हो गया। दोनों अक्षों पर स्थित है, मतलब वो मूल बिंदु है। आप देखो ना, इस तरीके से देखिए, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया। अब वो x पर भी है और y पर भी है, यानी वो यहां पर है, चौराहे पर। वो बिल्कुल बीचों बीच में है, चौराहे वाला बिंदु है। तो चौराहे वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। मतलब ये बिंदु x अक्ष पर भी है और y अक्ष पर भी है। ये आपका x अक्ष है और ये आपका जो है वो y अक्ष है। ये दोनों पर है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा बेटा आपका मूल बिंदु। ये क्या होगा? ये होगा आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु होगा ये, ठीक है, ओरिजिन जिसे हम कहते हैं, मूल बिंदु। क्लियर है यहां तक सबको? ये वाला समझ में आ गया सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या है? देखो, भुज है -3 और x अक्ष पर स्थित है। अब की बार आपको भुज दिया है और ये भी बोला गया है कि बिंदु कहां पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। तो बेटा जो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, देखिए, जो बिंदु x अक्ष पर स्थित है ना, जो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, उसके निर्देशांक किस रूप के होंगे? x, 0 रूप के होंगे।
x कॉमा 0 रूप के होंगे, है ना। यानी कि यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, उसका y निर्देशांक 0 होगा। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि उसका y निर्देशांक क्या हो गया, 0 हो गया। तो भाई उसका x निर्देशांक भी पता चलना चाहिए। y तो 0 है, ये तो कंफर्म है, लेकिन x कितना है। तो भाई x तो उन्होंने हमें दिया है, भुज कितना दिया है, भुज दिया है -3। बेटा भुज क्या होता है, किसी भी बिंदु का भुज जो है वो उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे बिंदु का भुज, भुज जिसे हम क्या कहते हैं, बिंदु का x निर्देशांक, बिंदु का भुज जिसे हम कहते हैं बिंदु का x निर्देशांक कितना है, -3 है। तब बिंदु क्या हो जाएगा, तब आपका वो बिंदु हो जाएगा, तब बिंदु हो जाएगा बेटा आपका क्या, -3, -0, -3, क्योंकि पहले x लिखा जाएगा फिर y। तो x है -3 और y है 0, -3, 0। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया ये वाला सवाल, बताइए जल्दी से। इतना सबको समझ में आया जो मैंने अभी तक समझाया, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। फिर बोल रहे हैं कि ए, बी, सी तथा डी द्वारा बनी आकृति को पहचान कर बताइए कि क्या है। तो सबसे पहले तो इन बिंदुओं को दर्शाना पड़ेगा, कहां पर, इन बिंदुओं को कार्तीय तल में दर्शाना है। ठीक है, चलो दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो कार्तीय तल बनाते हैं। कार्तीय तल कैसे बनेगा, देखिए आपको चाहिए एक तो y अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। फिर आपको क्या चाहिए, आपको x अक्ष चाहिए, ये लीजिए, ये आपका हो गया x अक्ष। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये हो गया आपका पूरा y अक्ष और ये हो गया आपका पूरा x अक्ष। ये y अक्ष हो गया और ये आपका हो गया x अक्ष। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है बेटा, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। ठीक है, अब यहां पर संख्याएं लिखते हैं। देखो बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, मूल बिंदु होगा 0, 0, सबको पता है, जो x अक्ष पर भी स्थित है, जो y अक्ष पर भी स्थित है। इसके बाद आएगा आपका 1, फिर आ जाएगा आपका 2, फिर आ जाएगा आपका 3 और फिर आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही इधर भी चलते हैं। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ चलते हैं। 1, 2, 3 और 4। नीचे की तरफ आते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब देखो पहला बिंदु क्या है हमारा, पहला जो बिंदु है वो है 0,4, यानी x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 4। 0, 4 का मतलब क्या है, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4। x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना, 4, 0 और 4, यानी कि ये वाला बिंदु है। ये बिंदु हो जाएगा आपका 0,4 और ये है आपका बिंदु A, ये A बिंदु है। अगला देखते हैं, B बिंदु क्या है, B बिंदु के निर्देशांक है -3, 0, तो ये x है और ये y है। x अक्ष पर -3, y अक्ष पे 0। तो देखो x अक्ष पर -3 ये रहा और y अक्ष पर तो 0 यही है ना, यानी कि ये यही वाला बिंदु हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बिंदु B। और इसके निर्देशांक क्या होंगे बताइए, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, 0। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कौन सा है भाई, C बिंदु। C बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0, -4। ठीक है, तो x निर्देशांक है 0, y निर्देशांक है -4, यही है ना, 0, -4। हाँ,
तो x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक -4, ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका C बिंदु, 0, -4, ये C बिंदु हो गया। अब देखते हैं अगला, लास्ट है हमारा बिंदु D। D के निर्देशांक क्या है? 3, 0। तो ये कहां पर होगा बेटा? 3, 0, मतलब x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 0। तो y अक्ष पर 0 ये रहा और x अक्ष पर 3, यानी कि वो तो ये रहा। ठीक है, ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका बिंदु D और इसके निर्देशांक है 3, 0। अब देखो, आपको A भी पता है, B भी पता है, C भी पता है, D भी पता है। इन्होंने क्या बोला है सवाल में, जरा पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए, A, B, C, D, सबको हमने आलेखित कर दिया। आगे बोल रहे हैं कि A, B, C तथा D द्वारा बनी आकृति को पहचान कर बताइए। तो A, B, C, D को मिलाते हैं, तब देखेंगे कि क्या आकृति बनती है ना। A, B, C, D को मिलाते हैं भाई, मिलाया। देखो, A से D को मिलाओ, A से D को मिलाइए, ये मिला दिया। ठीक है, A से D को मिला दिया। अब B से A को भी मिला देते हैं, मिला दिया। अब क्या करना है? अब यहां से B से C को भी मिला देते हैं, ये मिला दिया। और इसके बाद क्या करना है? C से D को भी मिला देते हैं, तो ये लीजिए, C से D को भी मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, दिख रहा है सबको? हमने सबको मिला दिया, A, B और B, C, C, D, D, A सबको मिला दिया। अब ये जो आपको आकृति मिल रही है, इसका आपको नाम बताना। ये कह रहे हैं कि इस ABCD द्वारा बनी आकृति को पहचान कर बताइए कि ये कौन सी आकृति है। बताओ भाई, ये कौन सी आकृति है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, इसको क्या नाम देंगे? अच्छा, एक बात समझो, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है और उतनी ही दूरी ये दूरी कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक बात सुन लीजिएगा, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है और उतनी ही दूरी ये है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं ना, है ना? ठीक है, अब जरा समझो, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 3 दूरी है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 4 दूरी है। अच्छा ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 3 दूरी है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये भी 4 दूरी है। तो जैसा ये हुआ वैसे ही ये हुआ। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 3 दूरी है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? ये भी 4 है। अच्छा ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 है और यहां से लेके यहां तक की यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी है? 4 है। तो जो ये आपकी कर्ण वाली भुजाएं होंगी, ये कर्ण वाली भुजाएं हैं एक तरह से, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री है तो ये भी कर्ण भुजा हुई, ये वाला कोण 90 डिग्री है ये भी कर्ण भुजा हुई, ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है तो ये भी कर्ण भुजा हुई, ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी कर्ण भुजा हुई। सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये वाली भुजा A है तो ये वाली भुजा भी A है, फिर ये वाली भुजा भी A है, फिर ये वाली भुजा भी A है। सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अब देखो ना, ये वाली भुजा कितनी है? 3। ये वाली भुजा कितनी है? 4। तो ये वाली भुजा A कितनी आएगी? 5 आएगी। कैसे? आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा आपका 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? वर्गमूल 25, यानी कि आ जाएगी आपकी 5। देख लो भाई, ये वाली दूरी कितनी है? 3 और ये वाली दूरी कितनी है? 4। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी आ गई? 5 आ गई। अब ये वाली भी कितनी है? 5 है, ये भी कितनी है? 5 और ये भी कितनी है बेटा? 5।
तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। सही बात है। और दूसरी चीज आप क्या देख रहे हैं कि इसके ये क्या है भाई, अगर ए और सी को देखा जाए, ए सी विकर्ण है, और अगर इसे बी और डी को देखा जाए तो बी डी भी क्या है, विकर्ण है। तो इसके विकर्ण भैया 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ये देखा आपने, इसके विकर्ण कहां पर काट रहे हैं बेटा, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो जिस चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वह सम चतुर्भुज होता है। ये क्या हो जाएगा, ये एक सम चतुर्भुज होगा। ये क्या होगा बेटा, ये एक सम चतुर्भुज होगा। उन्होंने कहा था कि इस आकृति को पहचान कर बताइए, तो हमने आकृति पहचान ली। चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं, इसका मतलब ये तो सम चतुर्भुज होगा। ये क्या होगा बेटा, सम चतुर्भुज होगा। आ रही है बात समझ में? बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, दी गई आकृति में एक शीर्ष के निर्देशांक लुप्त है। एक शीर्ष के निर्देशांक क्या है, लुप्त है। देखो, ए का निर्देशांक पता है, बी का निर्देशांक पता है, पर सी के निर्देशांक नहीं पता। सी के निर्देशांक लुप्त है। वो बोल रहे हैं लुप्त निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लुप्त मतलब जो एक तरह से गायब है, जो नहीं है, छुपा हुआ है एक तरह से। जो यदि कोण सी कितना है, समकोण है। बेटा ये सी वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये समकोण है। अब जब ये समकोण है तो जितनी ये है ना, ये वाली इन दोनों भुजाओं का अगर आप क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, ये वाली कर्ण वाली भुजा मिलेगी। क्योंकि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं तो आप जरा ये देखिए कि भाई इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2 3 है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2 3 है। अच्छा, अगर मैं इसको मूल बिंदु मान लेता, सोचो जरा, अगर मैं इसको मूल बिंदु मान लेता तो क्या होता, बताइए। देखिए, ये 2 3 है, तो ये भी कहां पर है, ये 2 3 जो है बेटा, ये भी आपका। अच्छा, इसको ना हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर दर्शाकर देख लेते हैं। सबसे बढ़िया ग्राफ पेपर पर दर्शाकर देख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा यही। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ पेपर बनाया और इस पर ये तो मूल बिंदु हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही इस पे भी लिख लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, तो पहला वाला जो बिंदु है, बिंदु ए, उसके निर्देशांक क्या है, 2,3। तो ये रहा 2, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बिंदु ए 2,3। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अगला बिंदु क्या है, बी 5 7। देखो ये रहा 5, ये एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 7। ठीक है, और यहां से ऐसे ऊपर की तरफ चले तो ये यहां पर आ रहा है, ये आपका बिंदु हो जाएगा 5,7। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये लो भाई, इन दोनों को मिला दो। ठीक है, मिला दिया और इसको ऐसे यहां पर खींच लेते हैं और इसको ऐसे खींच लेते हैं। अब देखिए, आपका बिंदु जो है वो सी बिंदु जो है वो ये भी हो सकता है, और अगर मैं इसको यहां से ऐसे देखूं तो ये वाला बिंदु जो है यहां पर ये भी सी हो सकता है, ये भी सी बिंदु ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो यहां पर आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं तो कितनी आएगी, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए कितनी आएगी। हाँ, तो सी के निर्देशांक क्या हो सकते हैं,
सी देखो, अगर यहां पर सी हो जाएगा, अगर यहां पर सी बिंदु होगा, ठीक है, अगर यहां पर सी बिंदु होगा तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये 2 3 है, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 3, ये 5,3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो सी बिंदु यहां पर है तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर सी बिंदु कहां पर हुआ, मान लीजिए अगर सी बिंदु यहां पर हुआ तो क्या निर्देशांक होंगे, अगर यहां से ऐसे देखोगे तो ये एक्स अक्ष पर तो 2 है और वाई अक्ष पर कितना है, वाई अक्ष पर देखा जाए तो 7 है, तो यानी ये 2 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो सी बिंदु, क्योंकि देखो ना ये वाला कोण कितना होगा आपका 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री होगा और ये हमें लगभग इसी तरीके से दिखाया, तो सी वाला जो है ना वो होगा इसका, इस टाइप से ये दिखाया गया है ऐसे, देखो जो ए और बी बिंदु है उसके इधर की तरफ है, ये जो ए बिंदु है जो बी बिंदु है उसके इधर की तरफ है, यानी इसे भूल जाओ, ये वाला नहीं है, 2 7 हो जाएगा इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक क्या होंगे 2 और 7, तो इसे हटा देते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका वह बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होंगे, सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2,7, ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है इसलिए, ठीक है। तो ये देखो आप ना, आप यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा, देखो यहाँ पे ये त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, हटा देते हैं, इस बिंदु को हटा देते हैं, यस इसको हटा दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया सबको। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्विज करते हैं, ठीक है। तो क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा पहला सवाल, यदि बिंदु ए कहां पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसमें ए का मान क्या होगा। यदि बिंदु ए एक्स अक्ष पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा। यदि बिंदु ए एक्स अक्ष पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं, बिंदु 3,6 का एक्स अक्ष में परावर्तन होगा। बेटा एक्स अक्ष में क्या पूछा जा रहा है, उसका एक तरह से परछाई पूछी जा रही है, उसकी एक तरह से प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, किसमें, एक्स अक्ष में। ध्यान से आंसर करना, 3,6 का एक्स अक्ष में परावर्तन क्या होगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। पहला जो सवाल था हमारा वो क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, यदि बिंदु ए 3,a-3 का एक्स अक्ष पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है बच्चों, एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर यह बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो ये किस रूप का होगा, x,0 रूप का होगा। इसका मतलब इसका y निर्देशांक जो है वो 0 है, इसका y निर्देशांक 0 है। अब इसका y निर्देशांक कितना है, a-3, यानी a-3 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3 आ गया, a बराबर 3 आ गया, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 जो है इसमें बोला जा रहा है कि बिंदु 3,6 का एक्स अक्ष में परावर्तन होगा। बेटा देखो जब आप इस बिंदु को दिखाओगे इस तरीके से तो क्या होगा, ये बिंदु कहां पर है, 3,6 प्रथम चतुर्थांश में होगा, एक्स अक्ष पर 1 2 3 और वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6, लगभग यहां कहीं पर होगा ये बिंदु, ये यहां पर होगा आपका बिंदु 3,6। तो उन्होंने कहा है कि एक्स अक्ष में परावर्तन बताइए, एक्स अक्ष में, ना कि वाई अक्ष में, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक्स अक्ष में परावर्तन बताइए, वाई अक्ष में नहीं। तो बेटा देखो जब आप एक्स अक्ष में परावर्तन बताओगे तो ये समझोगे कि एक्स अक्ष जो है ये एक तरह से दर्पण का काम कर रहा है, शीशे का काम कर रहा है, तो इसकी परछाई कहां जाएगी, इसकी परछाई नीचे जाएगी, या ये कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहां जाएगा, नीचे जाएगा, यानी ये यहां कहीं पर आएगा, इस जगह पर, ठीक है, यहां कहीं पर आएगा।
अब देखो x के लिए तो क्या होगा, x के लिए तो 3 ही रहेगा, लेकिन y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए जब यहां आओगे आप तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी y माइनस का हो जाएगा। तो x तो 3 ही रहेगा क्योंकि वो तो इधर की तरफ है, x तो प्लस ही रहेगा, लेकिन y जो है ये 6 वो माइनस का हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस का 6। तो इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही है, 3 कॉमा माइनस का 6। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, अभ्यास प्रश्न किए हैं। और प्यारे बच्चों आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया है, जाकर आप कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ और अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।